मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पुष्प के नर जननन यानी पुंकेसर और मादा जननन यानी जायन के बारे में पढ़ाया था। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ परागण। परागण क्या होता है? परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलयित होकर, संलयित मतलब जुड़कर युग्मनज बनता है। इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों का पुंकेसर से जायांग के व्रतिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है और यह क्रिया परागण कहलाती है। ये जो पुंकेसर है, मैंने बताया था, इसके अंदर छोटे छोटे परागकण होते हैं। अब ये जब फट जाता है, तो ये जो पराग कण होते हैं ये जायांग के व्रतिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्रिया जो है परागण क्रिया है। यदि परागकण उसी पुष्प के व्रतिकाग्र पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वयं मतलब अपना ही परागण हुआ, ठीक है। यदि परागकण एक पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर चले जाते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। समझिए दोबारा से, जैसे ये एक पुष्प है और इसके परागकण यहीं पर गिर गए तो ये तो हुआ स्वपरागण। परपरागण में क्या होगा कि इसको, ये जो परागकण है ये यहाँ से उड़कर इसी जाति के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण, ठीक है। तो बच्चों, परागण कैसे होता है? वायु द्वारा भी हो सकता है, ये फटेगा तो वायु द्वारा फैल सकते हैं। कीड़ों के द्वारा हो सकता है, कीड़े इस पर बैठेंगे, पैरों में परागकण चिपक जाएंगे, वो फिर यहाँ बैठेंगे तो परागकण यहाँ गिर जाएंगे। तो परागकण यानी परागण कई प्रकार से हो सकता है। अब आता है परागकणों का अंकुरण। देखिए बच्चों, परागकणों के उपयुक्त व्रतिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकणों का व्रतिकाग्र पर अंकुरण आवश्यक है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो व्रतिका से होती हुई अंडाशय में स्थित बीजांड के अंदर भ्रूण कोश तक पहुंचती है। अब समझिए क्या है। मान लिया ये व्रतिकाग्र है और ये व्रतिका है और ये आपका अंडाशय है। अंडाशय में यहाँ बीजांड होता है, इस तरीके का गोल भाग है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई परागकण यहाँ पर आकर गिर गया, ये परागकण, तो इसमें से एक सिरा अंकुरित होता है और वो सीधा वहाँ से निकलकर पहुँच जाता है बीजांड, यहाँ पहुँच जाता है। तो ये जो क्रिया है, इसका एक डंठल का निकलकर बाहर की ओर, इसको फाड़ कर अंदर की ओर जाना, ये इसका ये अंकुरण हुआ, इसका ये अंदर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब आता है निषेचन। निषेचन क्या है? समझ लीजिए, भ्रूण कोश में पहुंचकर पराग नलिका का शीर्ष फट जाता है। जो नलिका गई है ये भ्रूण कोश के अंदर चली गई, फट जाएगी, ठीक है। तथा इसमें भरा पदार्थ एवं दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। जिसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है और नर युग्मक जो है वो अंदर आ जाएंगे। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयित होकर, अंड कोशिका का केंद्रक है यहाँ पे, इसके साथ संलयित होकर जुड़कर युग्मनज का निर्माण करता है। इसे ही निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से, दो केंद्रक हैं इसमें, इसके अंदर दो केंद्रक होंगे, तो दूसरा जो नर युग्मक है
वो द्वितीय केंद्रक से जुड़कर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इस क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। आगे चलकर युग्मनज भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्रक भ्रूण कोश का निर्माण करता है। समझ लीजिए युग्मनज से क्या बनेगा भाई, देखिए परागकण प्लस बीजाणु, कोशिका का केंद्र। जब ये दोनों मिलते हैं तो भ्रूण बनता है, ठीक है। और जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। तो ये जो त्रिगुणित केंद्रक है ये बनाएगा भ्रूण कोश। अब ये भ्रूण और भ्रूण कोश क्या है, तो भ्रूण के परिवर्तन के समय जब भ्रूण परिवर्तित होता है तो भ्रूण कोश पोषण देने का कार्य करता है। भ्रूण कोश जो होता है वो भ्रूण को पोषण देता है। आवर्त बीजियों में दोनों पर युग्मकों द्वारा एक ही भ्रूण कोश के दो अलग अलग अवयवों को निषेचित करना द्विनिषेचन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए क्या बोला मैंने, आवर्त बीजियों में दोनों नर युग्मकों द्वारा एक ही भ्रूण कोश के अलग अलग अवयवों को निषेचित करना द्विनिषेचन कहलाता है। समझ गए। उसमें जो दोनों ही केंद्रक होते हैं दोनों पर ही निषेचन होता है, उसमें भ्रूण कोश नहीं बनता, उसमें भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद होने वाले क्या परिवर्तन है, ये ध्यान देने वाली बात है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण में विकसित होता है। बीजांड का अध्यावरण कठोर होकर बीजावरण बनाता है। ध्यान रखना, बीजांड का अध्यावरण कठोर होकर बीजावरण बनाता है। इस प्रकार से सुसुप्त भ्रूण को अपने अंदर समेटे हुए बीजांड बीज बनाता है। बीजांड क्या बनाता है, बीज बनाता है। बीज विकास के दौरान ही अंडाशय फूलकर फल बनाता है। अंडाशय फूलकर फल बनाता है, बीजांड बीज बनाता है, ये बहुत ध्यान रखना है। तथा इसकी भित्ति फल भित्ति बनती है। इस अंतराल में पुष्प में बाह्यदल, दल, पुंकेसर, व्रतिकाग्र एवं व्रतिकाग्र ये सब मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। बीजांड बीज बनता है, अंडाशय फल बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। तो बीजों के बनने से पौधों का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि बीज से ही आप जानते हैं नया पौधा बनता है। अगर बीज को उपयुक्त परिस्थितियां मिल जाएंगी, ऑक्सीजन, जल, तो वो फिर दोबारा से अंकुरित होकर एक नया पौधा बना देगा। तो बच्चों, अब आता है जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक चरण। तो बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि जंतुओं में जो जनन है या मानव में जो जनन है, आप उसका अध्ययन किताब की सहायता से स्वयं कर लें। मैं इस पाठ में आपको इतना ही पढ़ा पाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। पाठ के वीडियोस को अच्छे से देखें। और जो मैंने कहा है कि मानव में लैंगिक जनन, इस टॉपिक को आप खुद से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और ये पाठ आज आपका समाप्त हो गया। अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब में से इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, अन्यथा मैं आपको इसमें इसमें एक और टॉपिक है, परिवार नियोजन व इसकी आवश्यकता। परिवार को नियोजित करना, सीमित करना, छोटा परिवार रखना, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो परिवार में केवल 2 बच्चे, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
तो परिवार नियोजन की जो विधियां हैं वो पूछ सकता है, परिवार नियोजन क्या है वो पूछ सकता है। तो ये टॉपिक भी आप जरूर पढ़ें। फिर मैं अगला पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।